नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बैसला रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाइयों, आज हम एक हिंदी का टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक का नाम है हिंदी में विशेषण। टॉपिक का नाम है विशेषण। तो देखिए, विशेषण जो होता है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं और हिंदी बिल्कुल नहीं जानते तो विशेषण को आप एडजेक्टिव समझिए। एडजेक्टिव, ठीक है। विशेषण जो शब्द बना है वो विशेषता से बना है। विशेषण शब्द विशेषता से बना हुआ है, यानी ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है सर। ठीक है, आसान चीज है, बहुत आसान है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं सर। देखिए, विशेषण या एडजेक्टिव क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अर्थात जो किसी संज्ञा की विशेषता, गुण, धर्म आदि बताए उसे विशेषण कहते हैं। गुण बताए, धर्म बताए आदि कुछ भी बता रहा है तो वो क्या है? विशेषण है। इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं, जो शब्द संज्ञा के अर्थ की सीमा को निर्धारित करे उसे विशेषण कहते हैं। देखिए, अब मैं तीन तरह से लिख रहा हूं। इसका मतलब ये है कि आप ऐसी भी लैंग्वेज का प्रयोग हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए, सिंपल सी तो बात है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण है। लेकिन ऐसा भी तो आ सकता है, जो शब्द संज्ञा के अर्थ की सीमा को निर्धारित करे उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेषण कहते हैं। लैंग्वेज पता नहीं कौन सी आ जाए। ठीक है, जैसे यह काला कुत्ता है। अब हम पहले इसी को बात कर रहे हैं। देखिए, यह काला कुत्ता है तो कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है। कुत्ता कैसा है? काला है। आम खट्टे हैं, आम की विशेषता बताई जा रही है। आम कैसे है? खट्टे हैं। तो ये विशेषण, यहां पर खट्टे विशेषण और यहां पर काला विशेषण। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो विशेषण है वो सबसे पहले आया है, इसमें इसके बाद आया जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ये भी याद रखना है। दूसरा सर, अब अगर इस वाले को बढ़ते हैं हम, जो शब्द संज्ञा के अर्थ की सीमा को निर्धारित करे। सीमा बना दी। देखिए, यह कुत्ता है। कुत्ते का मतलब भाई कुत्ते की बिरादरी जो है, कुत्ते की जो जाति है वो बहुत बड़ी है। ठीक है, लेकिन इसने बताया कि कुत्तों में से कैसा कुत्ता है? काला कुत्ता है। आम खट्टा है, मीठा वाला नहीं है। यानी उसने सीमा बता दी कि ये जो खट्टे वाले आम है ये काला कुत्ता है, तो सीमा निर्धारित हो रही है सर। ठीक है, काला और खट्टे शब्द कुत्ता और आम की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द क्या? विशेषण है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं विशेषण के प्रकार। देखिए, पहले विशेषण के प्रकार से पहले इसको समझ लेते हैं। विशेष्य क्या होता है? विशेष्य, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेष्य है। जिस शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता विशेषण बताएगा वो क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। तो अगर इसमें बात करें, काला क्या है? विशेषण। कुत्ता क्या है? विशेष्य। यहाँ खट्टा क्या है? विशेषण। और आम क्या है? विशेष्य। समझ में आ गया? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है वो क्या है? विशेष्य है। और आगे बढ़ते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हुए विशेष्य कहलाते हैं। अर्थात विशेषण से जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे ईमानदार विद्यार्थी गुरु के प्रिय होते हैं। अब यहां विद्यार्थी क्या है? विशेष्य है। ईमानदार क्या है? विशेषण। विद्यार्थी की खासियत बताई जा रही है कि विद्यार्थी की खासियत कैसा? ईमानदार विद्यार्थी। तो विद्यार्थी विशेष्य है और ईमानदार क्या है? विशेषण। क्योंकि ईमानदार शब्द विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है। क्लियर हो गया? विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण हो रहा जो विशेषता होती है वो विशेषण कहलाता है। पर विशेषण, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए वे परविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताए तो वो परविशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत बुद्धिमान छात्र है। अगर सपोज कीजिए बहुत नहीं होता, ये होता वह बुद्धिमान छात्र है, तो छात्र का विशेषण क्या है? बुद्धिमान। ये विशेषण है। ठीक है, छात्र का विशेषण है बुद्धिमान, तो वह बुद्धिमान छात्र है, तो ये विशेष्य हो गया, ये विशेषण हो गया। लेकिन बुद्धिमान कैसा है? उसके लिए हमारे पास क्या आ गया भैया? बुद्धिमान नहीं है, वो बहुत बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान की विशेषता बताइए बहुत ने, तो ये क्या हो गया? परविशेषण।
पर विशेषण। समझ में आ गया? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले को पर विशेषण कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में बहुत शब्द बुद्धिमान विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए यह शब्द पर विशेषण है। कौन सा भैया? बहुत। क्लियर हो गया? विशेषण क्या है, विशेष्य क्या, पर विशेषण क्या है, कोई डाउट नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। अब विशेषण के प्रकार आ जाते हैं। विशेषण के प्रकार जो होते हैं मुख्य रूप से 4 होते हैं, याद रखना, मुख्य रूप से। ये गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक विशेषण। लेकिन व्यक्तिवाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण, प्रसन्नवाचक विशेषण भी कई बार प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से ये 4 होते हैं, लेकिन कई बार इनको भी डाल देते हैं। ओके, तो आ जाते हैं गुणवाचक यानी क्वालिटेटिव, जो क्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है, संख्यावाचक जो संख्या को बता रहे हैं, परिमाणवाचक जो क्वांटिटी बता रहे हैं, मात्रा बता रहे हैं, और सार्वनाम जो डेमोन्स्ट्रेटिव है, एडजेक्टिव है सर। ओके, तो अभी इनके बारे में हम डिटेल में चलते हैं। याद रखना, हमें ये महत्वपूर्ण 4 पर ही ध्यान देना है सर। ओके, ये व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, प्रसन्नवाचक विशेषण भी होते हैं, लेकिन मेन 4 हैं। आ जाते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। क्वालिटी में बताया था मैंने, क्वालिटी से ध्यान रखना है। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण दोष। अब बहुत सारे क्या करते हैं कि अच्छाई को ही गुणवाचक मानते हैं। गुण अच्छा है या बुरा है, वो अवगुण है या गुण है, वो सभी इसमें शामिल होते हैं। गुण दोष रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का आकार है, प्रकार है, स्वाद है, दशा है, अवस्था है, समय है, रंग रूप है, गुण दोष है, उन सभी की विशेषता बताने वाला विशेषण गुणवाचक विशेषण होता है। समझ में आते? अभी थोड़ा और समझते हैं। गुण, जैसे एक उदाहरण दे देते हैं, वह बुद्धिमान व्यक्ति है। यहां पर यह गुण बताया। अगर ये गुण की बजाय अवगुण कहता है, वह मूर्ख है, तो ये भी गुणवाचक ही माना जाता। याद रहेगा? तो गुण है, अच्छा गुण है या बुरा गुण है, दोनों ही गुणवाचक में आते हैं। क्वालिटी है ना उसकी, कैसी क्वालिटी है कि उसकी बुद्धिमान है, वो क्वालिटी है उसकी। ओके, रंग रूप, मेरे पास सफेद छाता है। कलर की बात कर सकते हैं, छाता कैसा? सफेद है, तो सफेद क्या हो गया इसमें? गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, आकार की बात करें, उसकी बाहें लंबी है। उसकी बाहें लंबी है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजानुभुज कहा गया, भगवान श्री राम को आजानुभुज कहा गया, लंबी बाहों वाले, तो उसकी बाहें लंबी है, तो आकार हो गया सर। ये भी एक तरह से गुणवाचक है। अवस्था, भूखे पेट भजन नहीं होता, यानी कि अवस्था क्या? भूखा पेट। भूखा पेट एक अवस्था है, उसमें भजन नहीं होता। कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना होत गोपाला, तो ऐसे में अवस्था पर भी गुणवाचक होता है। थोड़ा और डिटेल में चलेंगे अभी। गुणवाचक विशेषण में विशेष्य के साथ कैसा या कैसी लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त किया जाता है, जो विशेषण होता है। ठीक है, अगर हम कैसा या कैसी लगाकर प्रश्न करें और उसका जो आंसर आएगा वो विशेषण है। वह बुद्धिमान व्यक्ति है। ठीक है, अगर इसमें सवाल बनाए, वह कैसा व्यक्ति है, आंसर आएगा बुद्धिमान, तो इसलिए बुद्धिमान क्या? विशेषण है। कैसा? गुणवाचक। जैसे मेरे पास सफेद छाता है, आप कहेंगे कि मेरे पास कैसा छाता है, तो कहेंगे सफेद छाता है, तो इसलिए सफेद क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण क्या जानकारी के लिए कैसा या कैसी शब्द लगाकर क्वेश्चन बनाया जाता है, तो उसका जो आंसर आता है क्वेश्चन का, वो गुणवाचक विशेषण आता है। ठीक है, उसकी बाहें कैसी है? उसकी बाहें लंबी है। लंबी शब्द है, तो इसका मतलब लंबी क्या है? विशेषण है। क्लियर हो गया? ये भी क्लियर। अगले पर चलते हैं। अब गुणवाचक विशेषण में क्या क्या होता है? देखिए, गुण हो सकते हैं सर। गुणवाचक विशेषण में क्या क्या शामिल किया जाता है? पहला आता गुण, भला, वह भला व्यक्ति है। उचित, हम ये जो है ना हमारे फ्यूचर के लिए उचित है। अच्छा है, ईमानदार है, विनम्र है, बुद्धिमानी है। सच्चा, दानी, सीधा, शांत आदि। बुद्धिमान हो, बुद्धिमानी हो। ठीक है, सच्चा, दानी, सीधा, शांत, ये अच्छे व्यक्ति के अच्छे गुण बताए गए हैं, तो गुणवाचक विशेषण आएगा। दोष, बुरा, अनुचित, झूठा, क्रूर, कठोर, घमंडी, दुष्ट, पापी, बेईमान, ये सब भी कहां पर प्रयोग होते हैं? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। यानी गुण और दोष दोनों आ गए सर। रूप, रंग, जैसे अभी लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद जो भी है, वो सब तो आएगा ही आएगा। हरा, ओके, बैंगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका, ये भी तो रंगीन रंग का ही बता रहे हैं ना। धुंधला है, फीका है, चमकीला, ये भी रंग रूप बता रहे हैं सर। तो रंग रूप जो है वो भी गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। आकार, कि ये गोल है, ये पत्थर गोल है, चौकोर है, सुडोल है, पीला, सुंदर, सॉरी पीला ले सकते हैं लेकिन कुछ और ले लेते हैं,
कोई सुंदर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, तिरछा, बड़ा, छोटा, ये सब क्या आकार को बता रहे हैं, ये भी गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। स्वाद, अगर हम किसी चीज का स्वाद बता रहे, जैसे हमने आम खट्टे बताए, मीठा आम, कड़वा फल, नमकीन भोजन, ऐसा कुछ भी है जो तीखी मिर्च, खट्टा स्वाद जो हो गया, जो सब है ये सब क्या गुणवाचक विशेषण में आएंगे सर। ओके, यहां तक क्लियर है सर। इनसे अलग स्थिति या दिशा, अगर ये कह रहे हैं कि निचला, ऊपरी, उत्तरी, पूर्वी आदि, अगर सपोज कीजिए आपसे लिखा आ गया कि वह ऊपरी मंजिल पर रहता है, तो ऊपरी मंजिल जो बताई जा रही है वो क्या गुणवाचक विशेषण बताई जा रहे हैं। ओके सर, ठीक है। स्पर्श, मुलायम, सख्त, ठंड, गरम, कोमल, खुरदरा आदि। ठीक है, उसने सर्दी के लिए बहुत मुलायम कंबल खरीदा, कंबल कैसा था, मुलायम था, इसलिए गुणवाचक हो गया। ठीक है। स्वभाव, चिड़चिड़ा, मिलनसार, वह कैसा व्यक्ति है, मिलनसार व्यक्ति है। वह कैसा व्यक्ति है, वो तो चिड़चिड़ा व्यक्ति है। समझ में आ गया, स्वभाव भी इसमें शामिल होता है। गंध, सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण आदि। पदार्थ, सूती, रेशमी, ऊनी, कागजी, मेरे पास सूती कमीज है। ठीक है, तो कैसी कमीज है, सूती है। तो ये सब जो है किस मारे गुणवाचक में। एक बात और सर, मैं इतना कहना चाहूंगा, बस इनको हल्का सा एक बार सुन लीजिए, ऐसा नहीं कि आप इसकी लिस्ट बनाना शुरू कर दें। ठीक है, ओके, अभी और भी रह रहे हैं, देखते हैं। स्थान की बात करें, उजाड़, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, दायां, जैसे स्थिति में भी था ऊपरी, निचला, बायां, क्षेत्रीय, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय, विदेशी, ग्रामीण आदि। वह एक शिक्षित ग्रामीण व्यक्ति है। ठीक है, तो कैसा व्यक्ति है, वो शिक्षित है और ग्रामीण है, वह एक ग्रामीण व्यक्ति है। तो ये ग्रामीण हो गया, शिक्षित हो गया। ये ग्रामीण क्या स्थान के हिसाब से बताया जा रहा है, ग्रामीण है या शहरी है। ओके। काल या समय, ये नया अखबार है, पुराना अखबार है, ये ताजे खबर है, वर्तमान, मौसमी, जो ये सब क्या है, काल समय से जुड़ी हुई जो शब्द हैं, ये भी गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं सर। इसके बाद आता दशा या अवस्था, वह बहुत दुबला है। ठीक है, वह बहुत मोटा है, ये पत्थर बहुत भारी है। ये सब क्या होते हैं सर, ये किसको बता दें, ये भी एक विशेषण बताते हैं। हाँ जी, उसका स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है, ये बता रहा है कि वह देखने में कैसा है, वह देखने में कमजोर है, दशावस्था बता रहा है सर। ठीक है, तो ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण में होते हैं। गुणवाचक विशेषण में इतनी सारी चीजें शामिल होती हैं, इनसे अलग भी बहुत सारी। ठीक है, तो जो उस संज्ञा सर्वनाम के गुण या दोष को बता रहा है, आकार प्रकार को बता रहा है, रंग रूप को बता रहा है, स्थिति को बता रहा है, ये सब क्या आते हैं, ये सब गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। ठीक है भाई, बहुत सारी लिस्ट बन जाती है इसमें। तापमान, ध्वनि, भार, द्रष्टव्य है। द्रष्टव्य गुणवाचक विशेषणों में 7 सदृश्यवाचक पद जोड़कर गुणों को कम भी किया जा सकता है, जैसे बड़ा सा, ऊंची सी, पीला सा, छोटी सी। वहां एक बड़ा सा पहाड़ था, कैसा पहाड़ था, बड़ा सा। ठीक है, ओके, कोई रंग सा लगा बता दिया, छोटी सी, इस तरह का जो है उसकी कुटिया छोटी सी थी। ओके, तो ये सब भी गुणवाचक में ही आ जाते हैं। ठीक, एक बार हल्का हल्का सा स्क्रीनशॉट लेते हुए चलते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब आ जाता संख्यावाचक विशेषण, दूसरे नंबर का। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं, संख्या का बोध कराएं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। जहां पर संख्यावाचक की बात आती है तो 2 तरह के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे क्लियर है, ये तो सब बड़े आराम से, जिसमें संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताई जाए वो संख्यावाचक, निश्चित संख्या तो निश्चित, अनिश्चित संख्या तो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। लेकिन इसमें बहुत अच्छा सवाल बनता है, वो भी आ रहे हैं अभी। निश्चित संख्यावाचक वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, विशेष्य यानी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 50 छात्र हैं, तो क्या कह रहा है, कितने छात्र हैं, 50। इस पार्टी में 10 दोस्त हैं, 50 छात्र, 10 दोस्त, 15 पेड़। ठीक है, 11 खिलाड़ी। ये सब क्या है, ये सब निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक की बात करें तो वे विशेषण सब जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध न कराते हो, जो निश्चित संख्या का नहीं करा रहे, जैसे कई, कुछ, सब, सैकड़ों आदि। वहां पर कई लोग उपस्थित थे, परिवार के सब लोग घूमने गए
अब सब में हो सकता 5 हो सकता 6 हो सकता 4 हो। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या का निश्चित नहीं पता पड़ रहा। देखिए सैकड़ों, हजारों, ये भी निश्चित नहीं है। सैकड़ों का मतलब 150 को भी सैकड़ों बोलेंगे और 1000 को मतलब 900, 500, 700 को भी सैकड़ों ही बोलेंगे। 547 है सैकड़ों बोला जाएगा, 653 है सैकड़ों बोला जाएगा। ठीक है, तो ये निश्चित संख्या नहीं है सर। कुछ, सब, कई, सब, सैकड़ों, हजारों, ये सब अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाते हैं सर। ठीक है, तो जो विशेष्य की संख्या को बता रहा वो संख्यावाचक है, निश्चित संख्या को बता रहा तो निश्चित संख्यावाचक, और अनिश्चित संख्या को बता रहा तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता है भाई। यहां तक के लिए अगले पर चलते हैं सर। अब आ जाता है जैसे थोड़े से फल हमें भी चाहिए, फलों की संख्या थोड़े से कह रहा है सर, ये नहीं पता कितने, थोड़े से, अनिश्चित है। कुछ लोग बीमार हो गए हैं, कितने हो गए? कुछ, पता नहीं कुछ कितने हैं सर। उसने अपनी बहुत सी पुस्तकें अभी तक नहीं पढ़ी। कैसे? बहुत सी। कितनी नहीं पढ़ी? बहुत सी पुस्तकें अभी तक नहीं पढ़ी है। कैसे हैं भैया? अनिश्चित संख्यावाचक। कोई डाउट नहीं? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। परिमाणवाचक। परिमाण यानी मात्रा, जो मात्रा को बता रहे हैं, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तोल संबंधी विशेषता का बोध हो। ठीक है, वह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा, निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा पानी, सब, धन, 4 लीटर दूध। ठीक है, पानी कितना थोड़ा है, ये क्वालिटी है ना, क्वांटिटी नहीं है सर, सॉरी, मतलब ये क्या है, ये उसकी मात्रा है, नंबर नहीं है सर। सब धन पता नहीं कितना है सर। ठीक है, 4 लीटर दूध, 4 लीटर दूध कहा इसने। अब देखिए सर, यहां पर बहुत सारे संख्यावाचक समझते हैं, सोचते 4 संख्या आ गई तो संख्यावाचक है, जबकि 4 लीटर कह रहा, 4 नहीं कह रहा, ये 4 दूध नहीं कह रहा, 4 लीटर दूध कह रहा है, तो ये परिमाण है, उसकी मात्रा बता रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं और यहाँ से सवाल बहुत बार आता है सर। 4 लीटर दूध आ गया मान लिया सर, 5 किलोग्राम गेहूँ, ये सब संख्या परिमाणवाचक में आएंगे, संख्यावाचक में नहीं आएंगे सर। इस विशेषण का एकमात्र विशेष्य द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। इसमें जो होता है, जो संज्ञा होती है वो द्रव्यवाचक होती है सर। ठीक है, जो पदार्थ होता है उसके बारे में चलते हैं। अब इसमें भी आ गया संकेतवाचक, सॉरी पहले उसी को करते हैं, इसको बाद में करते हैं सर। अब देखिए सर, इसमें जैसे हमने दोनों को बता दिया, निश्चित संख्यावाचक, 4 लीटर दूध क्या है? निश्चित संख्यावाचक। थोड़ा पानी क्या है? थोड़ा पानी क्या है भैया? अनिश्चित संख्यावाचक। अगर ये कह रहा है मुझे कुछ चावल दे दो, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, कुछ बच्चे कक्षा में उपस्थित हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। मुझे कुछ चावल दे दो, क्या है? परिमाणवाचक। कुछ चावल परिणाम है, परिमाण है, लेकिन कुछ छात्र, क्योंकि उनकी तो संख्या होती है ना, ये संख्या को बता रहा, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, 4 केले संख्यावाचक है निश्चित में, 4 लीटर दूध, 4 किलो अनाज, ये क्या है सर? परिमाणवाचक है। इस पर ही ध्यान रखना बस। ठीक है, कोई डाउट नहीं सर। इसके बाद आ जाते हैं इस पर, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक भी कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को बताते हैं, यानी इसमें सर्वनाम का प्रयोग होता है। सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को बताते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वे सर्वनाम जो संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त होकर उसकी ओर संकेत करते हुए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि आपको वे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक है, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। अगर आप सर्वनाम को संज्ञा से पहले यूज करें और विशेषण के रूप में प्रयोग करें, तो वो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह गाय दूध देती है। कौन सी गाय दूध दे रही है? वह गाय। अगर ये होता गाय दूध देती है, तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर विशेषण नहीं था, लेकिन वह गाय दूध देती है। कौन सी गाय दूध दे रही है? वह गाय। यह पुस्तक मेरी है। कौन सी? यह वाली पुस्तक जो मेरी है। तो यह पुस्तक, ये भी तो, यह वह क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं, लेकिन ये विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, वह सर्वनाम गाय संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत कर रहा है। दूसरे वाक्य में यह सर्वनाम पुस्तक से पूर्व आकर उसकी ओर संकेत कर रहा है।
ये भी क्लियर हो गया। ये दोनों सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयुक्त हुए हैं, अतः इन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। कोई डाउट नहीं, ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है वही तो बता रहे हैं हम सब, ठीक है। तो यह वह गाय दूध दे रही है, तो गाय की विशेषता वह है। पुस्तक कौन सी है? यह है। ओके। कोई स्त्री, कौन सा फूल, वे कुर्सियां आदि में कोई, कौन सा, वे सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। कोई स्त्री, कौन सा फूल, वे कुर्सियां, ये सब क्या सार्वनामिक विशेषण है। तो यह वह, कोई, कौन सा, वे, ये सब जो है सर्वनाम के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। ओके। तो ये चार हमने कौन से बताए? विशेषण बताए जो महत्वपूर्ण है। पांचवें विशेषण को देखते हैं थोड़ा बहुत इनमें। हाँ जी। तो ये पांचवे जो विशेषण है, छठे विशेषण है, उनमें प्रश्नवाचक है सर। प्रश्नवाचक जैसे हो गया एक, तो उसमें कहेगा कि यहां पर कौन सा बच्चा आया था, तो ये प्रश्नवाचक में आ गया। उनमें आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, किसी भी किताब में थोड़ा बहुत दे रखा हो तो उसको कर लीजिए सर। एक और सर, अभी हम थोड़े से शब्द देते हैं। तो अभी एक शब्द आया था हमारे पास, आजानुभुज। आजानुभुज या आजान बाहु, आजानुभुज या आजान बाहु, बाहु या भुजा, भुज से भुजा और बाहु से बाहु, बाहु भी भुजा को कोई बोलते हैं। तो अगर ये शब्द आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? जिसकी भुजाएं लंबी हो या जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, ठीक है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, तो भगवान श्री राम को आजानुभुज कहा जाता था, याद रखना सर। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है, यानी लंबी भुजाओं वाला। ठीक है। और देखते हैं सर नेक्स्ट पर। एक और शब्द ले लेते हैं हम, यायावर। यायावर को अगर उर्दू में कहें तो खाना बदोश बोलते हैं। खाना बदोश, ठीक है। खाना बदोश या यायावर, ऐसा व्यक्ति जिसका अपना निश्चित निवास नहीं है या जो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता है। दो तरह से आ सकता है, जिसका अपना घर ना हो, पहला, या तो इसको कहिए, या जो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता है। तो जो हमारा आदि मानव था वो यायावर कहलाता था, ठीक है। जो भोजन की तलाश में इधर उधर भटके या जिसका अपना स्थायी निवास ना हो, दोनों नोट कर लेना। यायावर क्लियर हो गया? ओके सर। इसके बाद देखते हैं सर, गोधूलि। बहुत महत्वपूर्ण है सर ये। गोधूलि क्या होता है सर? देखिए, शाम के समय जब सूर्य छिपने को होता है, हल्का सा उजाला होता है, हल्का सा अंधेरा हो चुका होता है, उस समय को बोलते हैं गोधूलि। ऐसा समय जब सूर्य छिपने वाला है, लगभग छिप चुका है, उस समय हल्का उजाला, हल्का अंधेरा का जो टाइम होता है उसे गोधूलि कहते हैं। लिख लेना, शाम का हल्के धुंधलके का समय, हल्का धुंधलका, शाम का हल्के धुंधलके का समय, शाम के समय को बोलते हैं सर, याद रखना, ठीक है। एक और सर, एक आता समीधा। समाधि नहीं है, समीधा है। समीधा का मतलब क्या होता है? हवन की लकड़ी। तो जो हवन की लकड़ी होती है उसे समीधा बोलते हैं सर, ठीक है। समीधा मतलब हवन की लकड़ी। एक और शब्द ले लेते हैं सर हम, ये जो भी शब्द लिखवाए जाएं वो बहुत ज़रूरी हैं आपके याद होने। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हम लिखवाते हैं आपके लिए, तो उनमें से एक भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर वीडियो में थोड़े थोड़े से भी कराएंगे तो भी आपको आराम से बहुत सारे हो जाएंगे। जो महत्वपूर्ण है वो सारे के सारे आपके सामने आ ही जाएंगे सर। एक और देखते हैं सर, अकिंचन। अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो।
जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। ठीक है, एक और देखते हैं सर हम। एक शब्द होता है कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला। उपकार मानने वाला कृतज्ञ है। और कृतघ्न, कृतघ्न इसका उल्टा होता उपकार न मानने वाला। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, उपकार न मानने वाला कृतघ्न हो गया सर। ठीक है, एक और देखते हैं सर हम। ठीक है, एक शब्द होता वाचाल, अधिक बोलने वाला, जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे वाचाल बोलते हैं। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या होता है? मूक। मूक यानी जो नहीं बोलता, गूंगा है उसको मूक कह सकते हो, जो बोलता ही नहीं है वो मूक है। लेकिन वाचाल का एक और होता है सर, एक और इसका अपोजिट होता है वाचाल का, बोलिए भाई। मितभाषी, कम बोलने वाला। ध्यान से सुनना सर, दोनों ही इसके अपोजिट के रूप में प्रयोग होते हैं, विलोम के रूप में प्रयोग होते हैं। वाचाल का विलोम मितभाषी भी बोला जाता है, वाचाल का विलोम मूक भी बोला जाता है। लेकिन मूक क्या है? मूक का मतलब है जो बोलता ही नहीं है, और मितभाषी का मतलब है जो बोलता है लेकिन कम बोलता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया सर? ओके सर, एक और देखते हैं सर। हाँ भाई, नेपथ्य, दोबारा से लिख रहा हूं मैं, क्लियर। नेपथ्य, नेपथ्य क्या होता है? रंगमंच में पर्दे के पीछे का स्थान। रंगमंच जो स्टेज होता है जिस पर नाटक वगैरह किए जाते हैं उसे रंगमंच बोलते हैं। रंगमंच में पर्दे के पीछे का स्थान। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रंगमंच में पर्दे के पीछे का स्थान। हो गया नोट? अब इसी पे एक और बहुत है जो कंफ्यूज भी करता है बच्चों को। अगर यवनिका आ जाए तो यवनिका क्या होता है? तो यवनिका बोलते हैं रंगमंच का पर्दा। रंगमंच का पर्दा यानी जो स्टेज पर जो पर्दा होता है, वो रंगमंच पर देखा होगा कि भाई नाटक चलना है तो पहले जो कलाकार होते हैं वो स्टेज पर आ जाते हैं, सामने पर्दा होता है। जैसे ही नाटक शुरू करना है तो एकदम से वो पर्दा ऊपर उठ जाता था। ठीक है, तो उस पर्दे के पीछे का स्थान को नेपथ्य बोलते हैं और उस पर्दे को बोलते हैं यवनिका। यवनिका क्यों? देखिए, हमारे यहाँ पर भी पहले रंगमंच चला करता था प्राचीन काल में, लेकिन जब हमारे यहाँ यूनानियों ने आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में, जब सिकंदर का आक्रमण होता है, फिर उसके बाद मेगास्थनीज या हम बात करते हैं सेल्यूकस की, तो उनके संपर्क में भारतीय संस्कृति आ गई। तो यहाँ पर हमारी रंगमंच भी प्रभावित होती है। तो वो जो है अपने यहाँ पर स्टेज शो में पर्दे का प्रयोग करते थे, भारत में नहीं किया जाता था। तो क्योंकि यवन लोगों से हमने, यवन यानी यूनान के लोग जो होते हैं यवन कहलाते हैं, तो यवन लोगों से हमने पर्दे का प्रयोग सीखा रंगमंच में, इसलिए उस पर्दे का नाम यवनिका कहा जाने लगा। समझ में आ गया भाई? ओके सर, तो देखिए आज हमने आपको विशेषण बताए और कुछ शब्द बताए। आज की वीडियो में इतना ही भाई, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।